रजनी की शादी तय हो रही थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी परेशानी थी। वो विनय को तो अच्छी तरह से जानती थी, पर अपने होने वाले सास ससुर का व्यवहार उसको पता नहीं था। विनय अपने मम्मी पापा के बारे में हमेशा अच्छी ही बातें बोलता था, लेकिन वो शादी के पहले अपने सास ससुर से मिलना चाहती थी। रजनी के मम्मी पापा ने विनय के मम्मी पापा को सपरिवार एक दिन शाम को घर आने को कहा। रजनी और विनय एक दूसरे को पसंद तो करते थे और उन्हीं के कहने से ये शादी की बात आगे बढ़ने जा रही थी। थोड़ी बहुत बातचीत और औपचारिकता होने के बाद अचानक रजनी ने कहा, आंटी जी और अंकल जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं शादी के पहले आपके घर आकर कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ। विनय और मैं वहीं से ऑफिस निकल जाएंगे और मैं आपके गेस्ट रूम में रह लूंगी। रजनी की अटपटी बात सुनकर विनय के मम्मी पापा समेत उसके अपने मम्मी पापा भौंचक्के रह गए। रजनी की मम्मी उसका हाथ पकड़कर एक तरफ ले गई। रजनी, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? भला शादी के पहले कौन सी लड़की ससुराल जाकर रहती है? तुम आजकल की लड़कियां पढ़ लिख क्या जाती हो, नई नई रीत चलाने लगती हो। मम्मी, मैं विनय के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने को नहीं बोल रही हूँ, मैं उसके मम्मी पापा और बाकी सदस्यों के साथ में रहना चाहती हूँ। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना कि बहू ससुराल में आकर पहले रहना चाहती है। आखिर हमारे घर की क्या जांच पड़ताल करना चाहती है? हमारे घर की जासूसी करके क्या साबित करेगी? उसके बाद ही विनय से रिश्ता जोड़ेगी। विनय की मम्मी गुस्सा होते हुए बोली। रजनी मुस्कुराकर बोलती है, आंटी जी, इसमें बुराई क्या है? मैं बड़ी भाभी के साथ रह लूंगी। आखिर मैं भी देखना चाहती हूँ कि घर की बड़ी बहू कैसे रहती है। आप मेरी जेठानी को नहीं लाए? अपने देवर के लिए वो लड़की पसंद करने नहीं आई? तभी तपाक से विनय की मम्मी बोलती हैं, हमारे घर की बहुएं लड़की पसंद करने नहीं जाती है। शादी तो विनय को करनी है, तो उसमें बड़ी बहू क्या करेंगी? आंटी जी, हमने तो आपको सपरिवार बुलाया था। आपके परिवार में आपकी बड़ी बहू नहीं आती है क्या? फिर तो आपको भी नहीं आना चाहिए था। आप भी उस घर की बहू हैं। रजनी की बात सुनकर विनय की मम्मी आग बबूला हो गई। ये कैसी लड़की से तू शादी कर रहा है विनय? ये तो इतनी मुंहफट है। तू तो कह रहा था ये तो तेरी भाभी से भी सीधी है। कभी उसने शादी के बाद भी कभी जुबान नहीं खोली। ये तो अभी से जबान से आग उगल रही है। और तू तो कह रहा था रजनी शादी के बाद नौकरी करना छोड़ देगी। पर मुझे तो इसको देखकर लगता है कि ये हमारे घर के लिए सही नहीं है। ये सुनकर रजनी के पैरों तले जमीन सरक गई। विनय, मैंने तो ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। तुम तो मुझे 2 सालों से जानते हो। मैं तुम्हारे साथ ही ऑफिस में काम करती हूँ। इतनी अच्छी नौकरी मैं छोड़ दूंगी, ये तुमने सोचा भी कैसे? विनय, तुम मेरे भाग्य विधाता नहीं हो। मैंने अपना भाग्य खुद बनाया है। मैंने अपने भाग्य से ये नौकरी पाई है और तुम्हारे घर वालों के कहने से मैं ये सब छोड़कर इनकी सेवा करने लग जाऊंगी, ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? आंटी अंकल, आप मेरे होने वाले सास ससुर हो। आप मेरे भाग्य विधाता बनने की कोशिश मत करिए। मैं आपके कहने मात्र से ये सब नहीं छोड़ूंगी। मैं शादी के पहले आपके घर आकर बस इसलिए रहना चाहती थी ताकि आपके घर में आपकी बड़ी बहू की क्या स्थिति है मैं ये सब जान सकूं। शादी के पहले ही मैं अपना निर्णय ले सकूं। विनय, मैंने तुम पर भरोसा किया था और मैं तो तुमसे शादी करने वाली थी। अच्छा हुआ मैंने ये साथ रहने की झूठी बात की। इससे आप सबकी असलियत मेरे सामने आ गई। जब तुम्हारी भाभी साथ में नहीं आई तो मैं समझ गई थी तुम्हारे घर में बहुओं की क्या स्थिति है। मैं अपने भाग्य का निर्णय तुम पर नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम्हें मैं अपना जीवन साथी चुनने वाली थी, पर तुम तो मेरे भाग्य विधाता बनने चले थे। मैंने अपने भाग्य और जीवन का फैसला करने का हक किसी को भी नहीं दिया है। पता नहीं इतना पढ़ने लिखने और आत्मनिर्भर बनने के बाद भी लड़कियां अपना भाग्य विधाता ससुराल वालों और पति को क्यों चुन लेती हैं? वो इजाजत देंगे तो नौकरी करती है, नहीं तो आसानी से छोड़ देती है। फिर दोबारा करने का दबाव बनाते हैं तो फिर से वो नौकरी या अपना छोड़ा हुआ काम कर लेती है। पर मैं उन सब में से नहीं हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, पर अब मैंने अपना निर्णय बदल लिया है। मुझे तुमसे भी अच्छा जीवन साथी आगे मिल सकता है। मैं अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीऊंगी। तुम मेरे भाग्य विधाता नहीं बन सकते हो। विनय का परिवार मुंह लटकाकर चला गया।